तो पहला प्रश्न है, साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर एक या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है, तो वो है जड़। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? कौन सा रंग आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीला और काला। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये है उत्तराखंड में और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख लें और बताएं राइट आंसर क्या होगा। तीनों ऑप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ लें। बाकी इंग्लिश वाले लोग भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और सी जो है वो सही है। लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी के और छत सपाट होती हैं। तो ये राइट है और ऑप्शन सी राइट है। राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी के बने मकानों जिनकी छत कंटीली झाड़ियों की बनी होती है इनमें जो है रहते हैं। तो ए और सी राइट है। तो कौन से ऑप्शन में है ए और सी? तो ये है ऑप्शन डी में। 65 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। और आपको बताना है कौन जो है अन्य से भिन्न है। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ, कौन अन्य से भिन्न है? तो इसमें कौवा जो है वो भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 66 है, दोनों लैंग्वेज में है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आपको बताना है इनमें से जो है कौन सा सत्य है। 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो ऑप्शन सी दिया है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, ये राइट है। और फिर ऑप्शन डी, किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ये सभी फैसले लेती हैं। तो ऑप्शन सी और डी राइट है, बाकी ए और बी जो है वो गलत दिया हुआ है। इसमें ऑप्शन सी और डी जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है। तो आसान प्रश्न है, अक्टूबर से दिसंबर। अड़सठ नंबर का प्रश्न है, बेरी बेरी नामक रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये भी इजी प्रश्न है। तो ये होती है विटामिन B1 की कमी से। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है तने से। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? कौन जड़ नहीं है? जड़ नहीं यानी कि वो तना होगा। तो इसमें ऑप्शन डी राइट है, आलू जो है तना होता है, ये जड़ नहीं है। 71 नंबर का प्रश्न है, रीता अपनी नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं।
तो 4 ऑप्शन दिए हैं, आप लोग पढ़िए राइट आंसर क्या होगा। तो आसान प्रश्न है, ये संयुक्त परिवार है जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये जो है मांस खाते हैं। 72 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं हेलोफाइट्स। जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उस चित्रकला का चित्रकाठी कहते हैं। ये चित्रकला कहाँ से संबंधित है? तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। तो ये है गद्दी जनजाति। 75 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। 76 नंबर का प्रश्न है, मौखिक इतिहास समाज के विशिष्ट समूहों के अनुभवों का समन्वय करने का महत्वपूर्ण साधन है। इस संदर्भ में इंगित कीजिए कि कौन सा इसके उपयोग को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लें, बाकी क्वेश्चन एक बार और पढ़ लें आप लोग। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसमें जो दिया है, शिक्षक अपने छात्रों से उनके दादा दादी नाना नानी के स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों को एकत्र करने को कहते हैं। तो 76 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान विशेष को समझने के लिए बच्चों को मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान आवश्यक है। प्रस्तुत वाक्यों में कौन सी मानचित्र के बारे में सही है? यहाँ पे दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। तो इनमें कौन सा जो है वो सही है? तो इसमें जो दिया है, वस्तुओं, दीवारों, सड़कों आदि के लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये राइट है। और फिर जो है ऑप्शन डी में दिया है, मानचित्र में उत्तर दिशा सदैव ऊपर की हाशिए पर होता है, तो ये राइट है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बी और डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन जल के अभाव एवं इसकी किसी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा का सर्वोत्तम माध्यम है? तो ये है समाचार पत्र की रिपोर्ट्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 79 नंबर का प्रश्न है, विद्यार्थियों के ईवीएस सीखने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थियों की ईवीएस सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है, आप लोग पढ़ लें। तो इसमें जो ऑप्शन डी दिया गया है, विद्यार्थियों के सीखने का तरीका सर्पिल या फिर पेचदार होता है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, वह परिस्थितियों में सीखने व प्रतिक्रिया जो है अपने ढंग से देता है। 80 नंबर का प्रश्न पूछा है, विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो का सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है? तो पोर्टफोलियो के बारे में जो है कौन सा जो है इसमें चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना और अधिकतर दिन प्रतिदिन कार्य का विद्यार्थियों को सर्वोत्तम कार्य चुन लेना, ये जो है राइट आंसर है।
81। आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेंगे अच्छे से। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी। हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहां वह सुने या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। बयासी नंबर का प्रश्न है, उजैरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शाहमीर, देखिए ये है अमेरिका, अफ्रीका। अरे अंतरिक्ष कहाँ है? उजैरा, आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा, ये सब अंतरिक्ष में है। शाहमीर, हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी। मैंने टीवी पर देखा कि वह वहाँ से धरती को देख सकती हैं। उजैरा, जी हाँ, वहाँ से धरती इस ग्लोब जैसी नज़र आई। तो आपको बताना है उपयुक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शाहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लें। तो इसमें राइट आंसर है, छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिन्हें बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों का सामना करना पड़ता है। मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिनकी मात्रा सीमित है? तो इसमें जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन ए, उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। पचासी नंबर का प्रश्न है, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो चार ऑप्शन है, राइट आंसर क्या है? तो इसमें है जो ऑप्शन बी में है, आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुओं के विषय को
प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो सर्वाधिक प्रासंगिक है छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से किसका उपयोग किया है। 87 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊपर दिया है आपका सबसे पहले अधिगम उद्देश्य दिया है। छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस अध्ययन के उद्देश्यों का सर्वोत्तम परीक्षण करता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन है, हम कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए क्यों नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आभासी वास्तविकता। नवासी नंबर का प्रश्न है, शिक्षक खाद्य परिरक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आसान प्रश्न है, ये है ऑप्शन डी, कच्चा आम। सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रयता का खा रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये बारसा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है। तो ये है चेराव नृत्य। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो आसान प्रश्न है, लगभग सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। यह है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2003 में। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सी पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाती है? कौन सी पक्षी पेड़ के तने में घोंसला बनाती है? तो ये है बारबेट्स, जिसे कि बसंत गौरी कहते हैं। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि 4 ऑप्शन है, तो यानी आपको बताना है विटामिन सी का उपयोग करने के लिए जो है डॉक्टर क्यों कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? पैरासाइटिक प्लांट कौन सा है? तो ये है अमरबेल कस्कुटा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? तो इसका जो उत्तर है ये है ऑप्शन डी, आम। निम्न में से किसको बीज पत्र कहते हैं? तो ये कहते हैं बीज पत्ती को। ट्रेन का क्वेश्चन है,
किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20:20 पे चली और अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को 16:20 सूरत पहुंची। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल क्या थी? तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। 20 पे ट्रेन चलना शुरू की और 16:20 पे पहुंची। तो जब आप दोनों को जो है माइनस करेंगे तो टोटल जो समय निकलेगा वो निकलेगा 20 घंटे। और औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी यानी डिस्टेंस बटा कुल समय यानी टाइम। दूरी है 1440 किलोमीटर और समय है वह है 20 घंटे। इसको जब काटेंगे तो ये आएगा 72 किलोमीटर पर आवर, बट हमसे मीटर पर सेकंड में पूछा है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो 69 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा होगी। तो क्वेश्चन में पूछा है आपसे कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा किधर है? तो ये है उत्तर पश्चिम में। भारत का मानचित्र आप लोगों ने बनाया होगा। यहाँ पे आपका कोलकाता पड़ता है और इसके सापेक्ष यहाँ पे जो है आपका चंडीगढ़ है। तो कोलकाता के सापेक्ष इसका डायरेक्शन जो है ये है उत्तर पश्चिम। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। तो प्याज की खेती के चरणों का क्रम क्या है? 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले मृदा को पोला नरम करना, फिर उसके बाद आएगा आपका बीज बोना। तो यहीं से मिल गया आंसर ऑप्शन डी, DABEC। फिर उसके बाद आएगा खरपतवार निकालना, फिर उसके बाद आएगा आपका प्याज को उखाड़ कर निकालना और सबसे लास्ट में आएगा प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक वृक्ष में नहीं पाया जाता है? तो आपसे पूछा है रेगिस्तानी ओक में जो है कौन सा अभिलक्षण नहीं पाया जाता है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो इसमें बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना ये नहीं पाया जाता है, ये गलत है। 73, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं? तो इसमें ऑप्शन सी, तुलसी में नहीं होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा जितने भी दलहनी पौधे होते हैं उनके जो है जड़ों में जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाली जो है बैक्टीरिया की ग्रंथियां पाई जाती हैं। 75 है, पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं का व्यवस्था का नाम है। तो ये है सिरा विन्यास। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? तो ये देखता है समग्र रूप में। ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। तो थीम पे
एनसीएफ से प्रश्न पूछा है। एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। तो ये विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत करता है। 79 प्रश्न है, एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे ABCD दिए गए हैं। तो इसमें कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम राइट है, प्रत्येक विद्यार्थियों की भावना ये भी राइट है, और प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली ये राइट है। बट ऑप्शन डी दिया है कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था, ये गलत है। अस्सी नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर है। इसमें राइट आंसर है अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। अनुवांशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं। बयासी नंबर का प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है। 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है। निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में इस संसाधन का उपयोग सबसे बेहतर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन घटनाओं के कारण। शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये है मुरब्बा। पचासी नंबर का प्रश्न है, सुश्री दिव्य ज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण से चीजों की अनन्यता का विचार सिखा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये है एक किराने की दुकान। 86 नंबर का प्रश्न है, कक्षा में विरोधी की परिस्थिति अक्सर उजागर होती है जब कोई छात्र किसी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है, तब एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो इसमें जो आंसर है ये है, छात्र से कहेंगे कि अपने अनुभव साझा करें और कक्षा में इस विषय पर संबोधन करें। प्रश्न एक बार और देख लें आप लोग। 87 नंबर का प्रश्न है, एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो, इसके लिए निम्न में से क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन है।
तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहें तथा वहां पर सभी पौधों की पहचान करने को कहें। 88 नंबर का प्रश्न है, कक्षा 3 के छात्रों को संचार के माध्यम पढ़ाते समय परा अपने छात्रों में अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन सी नीतियों का उपयोग करेंगी? 4 ऑप्शन है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। छात्रों से कहेंगी कि वे संचार के माध्यमों पर अपने अनुभव बताएं व उन पर चर्चा करें। नवासी प्रश्न है, कक्षा 3 के अध्याय ऊंची उड़ान में पक्षियों के विषय पर चर्चा करते हुए शिक्षक टीना छात्रों से कहती है कि वे अपने आसपास पक्षियों व उनकी विशेषताओं का अवलोकन करें। इस क्रियाकलाप का लक्ष्य है। ए और बी ऑप्शन आप लोग देख लें। यहाँ पे सी और डी ऑप्शन है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, पक्षियों के प्रति रुचि विकसित करना। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, सीमा एक अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती हैं अथवा डूबती हैं। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रही। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वे घनत्व की वैकल्पिक अवधारणा बना लेंगे। पहला प्रश्न है यानी कि 61 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है, लकड़ी। ये जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, भूतापीय ऊष्मीय ऊर्जा या फिर जीवाश्म ईंधन। तो कौन सा जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, जीवाश्म ईंधन। ये परंपरागत स्रोत नहीं है, ये गैर परंपरागत है। पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आसान प्रश्न है, लगभग सभी लोगों से इसका आंसर बन गया होगा, वाष्पोत्सर्जन। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशा में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? तो कौन सा जानवर है? तो ये है बाघ। 64 का ऑप्शन डी राइट है। उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। चाय बनाना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। तो इसमें जो अन्य है वो है कंघी करना। यहाँ पे जो है आपको 2 कॉलम दिए गए हैं, एक में जो है पक्षी का नाम है और एक में जो है उसके घोंसले का विवरण दिया गया है। तो शक्करखोरा, तो ये कैसी घोंसला बनाती है? तो ये बनाती है छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला। इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते सब रहते हैं। कोयल जो है अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, ये जो है कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडे देता है। तो ए का 4, बी का 1 किसमें है? यह है ऑप्शन डी में। और भी ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या होगा इसमें। कलचीड़ी, ये जो है सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। और दर्जन चिड़िया, ये झाड़ी पर 2 पत्तों
को नुकीली चोंच से सीकर बनाया गया घोंसला जो है दर्जन चिड़िया का होता है। तीन खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक समूह में लौह प्रचुर मात्रा में होता है? तो ये है पालक, गुड़ और आंवला। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा 5वीं की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक क्या है? तो ये है उसी से ठंडा उसी से गर्म। हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखेंगे? 4 ऑप्शन है, अन्यास्थानिक, बाहुल, स्थानिक या फिर संकट संपन्न। तो ये स्थानिक पौधा है, स्थानिक औषधीय पौधा है। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी से छोटा है? देखिए इसमें 2 ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे आपके, कि मंगल भी छोटा है पृथ्वी से और बुध भी छोटा है। तो ए और सी दोनों राइट हैं। इकहत्तर नंबर का प्रश्न है, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट या फिर 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम में। बहत्तर नंबर का प्रश्न है, कोई छात्र ए पर है, बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बाकी आप लोग इसको लगा सकते हैं। सलाद के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो कौन सा सलाद के विषय में जो है सही कथन है चारों ऑप्शनों में? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। सलाद के विषय में जो दिया गया है, सलाद भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? तो यह है फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाती है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर, जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच की कम से कम दूरी होगी। इसको आप लोग सोल्व कर लेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामुदायिक संसाधन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है? तो इसमें ये दिया है पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, ये सही है। बी दिया है अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों को साझा करना, ये भी राइट है। सी में दिया है प्रेषित की रही जानकारी प्राप्त करना, ये गलत है। और डी में है अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, ये राइट है। यानी कि डी, बी और ए ये जो है सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, 79 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का सर्वोत्तम व्याख्या करता है? 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय। 80 नंबर का प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। अस्सी नंबर का प्रश्न है, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालयों के अनुभव से संबंधित हो। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु खाली ऐसा न होना चाहिए, तो विचार विमर्श होना चाहिए। एट्टी 83 नंबर का प्रश्न है, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? तो यह है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने के अवसर देना। जो भोजन हम खाते हैं उसके शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? ए और बी ऑप्शन यहाँ पे हैं। सी और डी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना है जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों में विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है। कक्षा 4 के अध्यापक अयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? तो अवलोकन तथा मॉडलों का निर्माण, इसका राइट आंसर है। 88 नंबर का प्रश्न है, जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीज़ें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है छात्रों को सम्मिलित करना, जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। और ऑप्शन डी भी राइट है, छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित कर सके। तो सी और डी राइट है, यानी कि इसमें ऑप्शन जो ए दिया है केवल सी और डी, ये जो है राइट है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? तो ये है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। तो ये है बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। तो ये आज हमारा अंतिम प्रश्न था।